बच्चे, आज की क्लास में हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ये कौन सा टॉपिक है आपका? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर हम अपनी बॉडी से रिलेटेड बात करें कि सपोज अगर आपको किसी ने टच किया तो आप सडनली क्या करते हो? अपने हाथ को रिमूव कर देते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ? न्यूरॉन्स की वजह से हुआ। ये कैसी स्टेट में प्रेजेंट होगी? जनरली तो रेस्टिंग स्टेट में होगी, बट जैसे ही इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा ये क्या हो जाएगी? एक्साइट हो जाएगी। ये इम्पल्सेस का कंडक्शन स्टार्ट कर देगी। जो हमारा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन था उसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट फेजेस पढ़ी। पहली कौन सी थी आपकी? जल्दी से सोचो कौन सी है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको आपने दूसरा टर्म क्या दिया है अपना? पोलराइजेशन। दूसरा क्या है बेटा आपका? एक्शन पोटेंशियल, जिसको आपने क्या टर्म दिया था? डीपोलराइजेशन। और तीसरा क्या है आपका? रीपोलराइजेशन। हेलो बच्चा लोग, मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, आज की क्लास में हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। है तो बहुत ही छोटा टॉपिक हमारी एनसीईआरटी का, लेकिन इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है आपका? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नाम से हम समझ गए होंगे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये हमारा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11th का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है उसका ये टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। एज वेल एज अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बच्चा, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नर्वस टिश्यू की, तो हमारी नर्वस टिश्यू में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या टर्म देते हैं? न्यूरॉन्स, है ना। जो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है आपका? न्यूरॉन्स। मतलब यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जो भी हमारे में जो सेंसेस हो रहे हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स है, हमने क्या बोला, ये कैसी सेल्स है बच्चे? आपकी एक्साइटेबल सेल्स है। हमने क्या टर्म दी? कैसी होगी? एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल का मतलब क्या है कि सपोज अगर हम अपनी बॉडी से रिलेटेड बात करें कि सपोज अगर आपको किसी ने टच किया तो आप सडनली क्या करते हो? अपने हाथ को रिमूव कर देते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ? न्यूरॉन्स की वजह से हुआ। ये कैसी स्टेट में प्रेजेंट होगी? जनरली तो रेस्टिंग स्टेट में होगी, बट जैसे ही इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा ये क्या हो जाएगी? एक्साइट हो जाएगी। ये इम्पल्सेस का कंडक्शन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये जो आपके न्यूरॉन्स है, हमने बोला कैसी सेल्स है? एक्साइटेबल सेल्स है। क्यों एक्साइटेबल सेल्स है बच्चा? बिकॉज इनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो कैसी स्टेट में प्रेजेंट होती है? पोलराइज्ड स्टेट में। हमने कहा न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स है। क्यों है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स है, जो आपका जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है वो कैसी स्टेट में प्रेजेंट होगा? पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा। अब ये है तो बहुत ही सिंपल सा, एक हमने पूरा स्टेटमेंट बोल दिया, बट इसका मतलब क्या है? पोलराइज स्टेट का मतलब क्या है? तो बच्चे, अगर हम अपने न्यूरॉन की बात करें, सपोज ये क्या है आपका? यहाँ पे एक्सॉन है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक तो क्या प्रेजेंट होगा आपका? ECF, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एंड एक क्या प्रेजेंट होगा बच्चा आपका? ICF, दैट इज योर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक्सॉन के अंदर और एक्सॉन के बाहर जो साइटोप्लाज्म होगा। ठीक, अब हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी एक्सॉन की अंदर की साइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें बेटा कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जबकि जो बाहर की तरफ की जो मेम्ब्रेन है, जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चा आपका? इसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आपका ECF है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? मोर अमाउंट में सोडियम आयन होगा और कुछ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके पोटेशियम आयन्स होंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करूं तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? मोर अमाउंट में आपके पोटेशियम आयन होंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ? मेम्ब्रेन में एक साइड में क्या है? पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए आपने क्या बोला कि जो आपकी न्यूरॉन्स है वो कैसी स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में है और एक्साइटेबल है। इतना क्लियर होगा हमें? बहुत एक सिंपल सा पहला स्टेटमेंट था जो हर बुक में लिखा होता है, इसका मतलब हमें समझ आ गया होगा। ठीक, अब अगर मैं हमारी जो इम्पल्स कंडक्शन है
जो हमारा जो इम्पल्स बन रहा है वो कैसे कंडक्ट होगा, वो कितनी फेजेस में कंप्लीट होता है बेटा, आपका 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी 3 फेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी बच्चे? पहली क्या आ जाएगी? रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, कि अभी मेम्ब्रेन क्या है, रेस्टिंग स्टेट में है आपका। सेकेंड आ जाएगा बच्चा आपका एक्शन पोटेंशियल, मतलब अभी उसे क्या मिल गया, स्टिमुलस मिल गया, है ना। आपका जितने लिविंग बीइंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो क्या करते हैं, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये सेकेंड स्टेट में आपका आएगा। एंड थर्ड क्या आ जाता है बच्चा आपका? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी मेम्ब्रेन थी वो वापस कैसी स्टेट में आ जाएगी, रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी। तो इन्हीं तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमें ये याद रखना है कि कब कौन सा चैनल स्टार्ट होगा और कब कौन सा पंप स्टार्ट होगा, इसको भी अभी हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली स्टेज के बारे में, जो क्या है बेटा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर हम इसको और क्या टर्म देते हैं बेटा, पोलराइजेशन। हमने क्या टर्म दिया है, रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर हमने क्या बोला बच्चा, पोलराइजेशन। दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। कई बुक्स में केवल पोलराइजेशन लिखा होता है और कई बुक्स में क्या लिखा होता है, केवल रेस्टिंग पोटेंशियल लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, जो हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन है, जो हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके जो सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि केवल वो कभी सोडियम आयन को इन आउट करने देंगे, या केवल वो कभी किसको इन आउट करने देंगे, पोटेशियम आयन को करने देंगे, ठीक है। इसका हमें समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो हमारी रेस्टिंग न्यूरॉन है, रेस्टिंग न्यूरॉन में क्या होता है बेटा, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, वो मोर परमेबल होती है किसके लिए, आपके पोटेशियम आयन के लिए, एज कंपेयर टू योर सोडियम आयन। रेस्टिंग कंडीशन में केवल ये किसके लिए परमेबल होगी, पोटेशियम आयन के लिए। और सोडियम आयन के लिए क्या होगी बच्चे, आपके नियरली इम्पर्मिएबल। हमने कंप्लीटली इम्पर्मिएबल नहीं बोला, क्या बोला, नियरली इम्पर्मिएबल, ठीक है। एंड इसके अलावा ये किसके लिए इम्पर्मिएबल होगी आपकी, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। हमने अभी पढ़ा था ना कि जो हमारा आईसीएफ है, आईसीएफ में आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, पहली स्टेट में जो रेस्टिंग पोटेंशियल वाली स्टेट थी, इसमें क्या हुआ, जो हमारी मेम्ब्रेन है किसके लिए परमेबल है, पोटेशियम आयन के लिए, और सोडियम आयन के लिए क्या है आपका, नियरली इम्पर्मिएबल है, ठीक है। अगर हम अपने डायग्राम की बात करें बच्चे, डायग्राम को एक बार यहाँ पे समझते हैं। हमने क्या बोला कि जो आपकी पहली स्टेज है, यहाँ पे किसका ज्यादा फ्लो होगा, आपका पोटेशियम आयन का ज्यादा फ्लो होगा। क्यों होगा, बिकॉज मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है, कंप्लीटली परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए। लेकिन सोडियम आयन के लिए तो ये क्या है आपका, इम्पर्मिएबल है। तो इसके लिए क्या यूज करेगा, कैसे सोडियम आयन मूवमेंट करेगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है आपका, किसका आपका वर्क करता है, यहाँ पे पंप वर्क करेगा। कैसे करेगा, कि हमने बोला आपका जो आईसीएफ होगा, मतलब जो आपके एक्सॉन के अंदर का स्पेस होगा, यहाँ पे क्या ज्यादा होगा आपका, मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन होगा। एंड जो आपका ईसीएफ होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो बाहर की तरफ का जो आपका यहाँ पे फ्लूइड होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, मोर अमाउंट ऑफ सोडियम आयन होगा, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान एकदम मतलब अपना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बोला कि जो आपका क्या है अपना आईसीएफ है, उसमें मोर अमाउंट ऑफ क्या होगा, पोटेशियम आयन होगा, और जो ईसीएफ है उसमें क्या होगा आपका यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सोडियम आयन होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपका आपका डिफरेंस आ रहा है ना, आपका जो यहाँ पे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डिफरेंस है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चा, आपका आयनिक ग्रेडियंट बन जाता है। बिकॉज अंदर ज्यादा पोटेशियम आयन है, बाहर कम पोटेशियम आयन है। ऐसे ही बाहर ज्यादा सोडियम आयन है और अंदर कम आपके सोडियम आयन है। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा बेटा, आपका आयनिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रेडियंट तो हमें पता है ना किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हाई टू लो मूव कर सके या फिर लो टू हाई मूव कर सके, डिपेंड करता है एनर्जी और विदाउट एनर्जी पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा,
हमने बोला सोडियम कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, ईसीएफ में ज्यादा है, और आपका अंदर जो आपका आईसीएफ है उसमें वो क्या है, कम है। तो इसकी वजह से सोडियम की मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट होगा बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप का रिक्वायरमेंट होगा। पंप हम सबको पता है ना क्या होती है, पंप क्या होगा बेटा, आपका कैरियर प्रोटीन्स होंगे, ये आपके वो कैरियर प्रोटीन होंगे जो क्या करेंगी, एटीपी का यूटिलाइजेशन करवाएगी। पंप कैसा आपका ट्रांसपोर्ट करता है, हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी करता है। तो पंप क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करवाएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग फोर्थ फ्लोर पे खड़े, ठीक है, हम टेरेस पे फोर्थ फ्लोर पे खड़े, हम वहां से अगर बॉल को नीचे छोड़ेंगे तो क्या हमें कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा, कोई भी एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आप सेम चीज अगर ग्राउंड फ्लोर से करो, अगर आप बॉल को ग्राउंड फ्लोर से अपना फोर्थ फ्लोर पे भेजो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा ना उसको उछालने के लिए। तो सेम आपका यहाँ पे पंप और चैनल्स के साथ होता है, जो पंप होते हैं वो लो टू हाई लेके जा रहे हैं, तो उसको किसका रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी का। लेकिन चैनल्स क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट करवाते हैं मॉलिक्यूल का हाई टू लो, तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो ये भी हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने बोला रेस्टिंग पोटेंशियल में कौन वर्क कर रहा है बच्चा, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप का क्या वर्क होता है, ये क्या करेगा कि जो हमारे सोडियम आयन, जो कुछ सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आईसीएफ में प्रेजेंट है, ये क्या करवाएगा, इन सोडियम आयन को बाहर की तरफ मूव करवाएगा। देखो जैसे ये क्या है आपका, यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करवाएगा, आपके जो सोडियम है, सोडियम को तो बाहर निकाल देगा, ठीक है, और पोटेशियम को क्या कर देगा, अंदर लेके आ जाएगा। तो ये किसका वर्क हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप का वर्क हुआ, ठीक है। जो कुछ अमाउंट में जो सोडियम और पोटेशियम अंदर और बाहर प्रेजेंट है, ये उनका क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा, ठीक। एंड इस टाइम पे आपके पोटेशियम आयन भी अपने आप आपका मूव कर सकते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, परमेएबल है टू द पोटेशियम आयन। इतना क्लियर होगा हम सबको, इतना समझ आ गया होगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब क्या हुआ, आपके सोडियम भी बाहर चले गए ज्यादा, तो हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसीलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। और जो हमारी इनर सरफेस है बच्चा, वो कैसी हो जाएगी, आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो अभी हमने डायग्राम बनाया था सिंपल सा, कि क्या है, जैसे ये आपका एक्सॉन है, तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये इसी पंप की वजह से हो रहा है, इसी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। इतना क्लियर है हमें, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, रेस्टिंग फेज में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसको आप क्या टर्म दे देते हो बेटा, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर आप इसको क्या बोल देते हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी बच्चा, यहाँ पे पहली स्टेज थी, जो क्या था आपका यहाँ पे रेस्टिंग फेज, ठीक। अब सेकेंड फेज आती है बच्चे आपकी एक्शन पोटेंशियल, जिसको और क्या बोलते हैं हम, अपना डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग पोटेंशियल को आपने क्या बोला था, पोलराइजेशन, और एक्शन पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे बेटा, डीपोलराइजेशन। दोनों के दूसरे नाम भी अपने को याद करके रखने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका जब हमें स्टिमुलस मिलता है, किसको स्टिमुलस मिलता है, कि सपोज आपका ये एक्सॉन है, ठीक, यहाँ पे क्या बोला हमने कि पॉजिटिव चार्ज है, और इधर क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस मिला, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इसको कोई स्टिमुलस दे दिया, तो अब जो आपकी मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगी, परमेएबल हो जाएगी, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। पहली स्टेज जो कौन सी थी, रेस्टिंग फेज, वहां पे जो हमारी मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, इम्पर्मेबल थी, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। लेकिन दूसरी जो हमारी आपकी स्टेज है, दैट इज योर एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका स्टिमुलस मिलने की वजह से जो आपकी ये मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी, परमेएबल हो जाएगी, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे सोडियम आयन है वो इजीली क्या कर लेंगे, अंदर की तरफ आपका मूव कर लेंगे। अब क्या वर्क करेंगे, अब पंप वर्क नहीं करेंगे, अब क्या वर्क करेंगे बेटा, चैनल्स वर्क करेंगे। यहाँ पे आपके कौन से चैनल वर्क करेंगे इस मूवमेंट के लिए,
सोडियम आयन चैनल वर्क करेंगे। और पंप और चैनल में डिफरेंस हमने अभी समझा कि पंप लो टू हाई लेके जाएगा, एटीपी के साथ लेके जाएगा, लेकिन चैनल हाई टू लो लेके आता है और विदाउट एटीपी लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने वर्क किया? आपका सोडियम आयन चैनल ने, जिसकी वजह से सोडियम आयन किस में आ गए? आपकी अपनी जो एक्सॉन के अंदर आ गए। ठीक है, आईसीएफ के अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका? इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। मतलब आपकी सेकेंड स्टेज जो डीपोलराइजेशन है, यहाँ पे भी आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसी को हम क्या टर्म देते हैं? एक्शन पोटेंशियल। मतलब जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया एक एक्सॉन को, इसमें क्या हो गया? ये परमेबल हो गया सोडियम आयन के लिए, तो सोडियम आयन ने अंदर मूव कर दिया। अब जो आपका यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है, उसको आपने क्या टर्म दिया है बच्चा? यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल टर्म दिया है। एंड एक्शन पोटेंशियल को ही बेटा आप क्या बोलते हो? नर्व इम्पल्स भी बोलते हो। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये। ठीक है, आप जब बुक सॉल्व करोगे अपनी डिफरेंट, तो वहां पे आपको सीधा सीधा पूछा होगा कि नर्व इम्पल्स क्या है, तो नर्व इम्पल्स किसको बोलोगे? एक एक्शन पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे? नर्व इम्पल्स बोलोगे। क्लियर है इतना? हमें अभी सारा समझ आया होगा अभी तक का जो हमने पढ़ा, रेस्टिंग वाला और अपना एक्शन वाला। तो देखो, अभी हमारा जो नर्वस टिश्यू है, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है? कि एक तो ये क्या होगा? एक्साइटेबिलिटी, मतलब ये क्या होगा? एक्साइट होगा। स्टिमुलस आप इसको दोगे तो एक्साइटेशन होगा। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे? आपका कंडक्टिबिलिटी, कि मतलब आपका अभी इंपल्स तो बना, लेकिन अभी वो जो आपका इंपल्स है उसका आगे कंडक्शन भी होगा। तभी तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हेड से आपकी जो भी इफेक्टिव मसल है, हैंड तक, लेग तक या माउथ तक, तभी तो पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अभी तो हमने पहली चीज यहाँ पे पढ़ी कि आपका क्या हो गया? नर्व इम्पल्स का क्रिएशन हो गया, आपका यहाँ पे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया। लेकिन अभी क्या होगा बेटा? आपका इस नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ये आपका किसका डायग्राम है? हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबने इस डायग्राम को देखा होगा कि पहले तो क्या था कि आपकी जो ए साइड थी, ए साइड पे क्या आया बेटा? आपका कोई स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से जो आपकी मेम्ब्रेन है वो परमेबल हो गई सोडियम आयन के लिए। एंड यहाँ पे सोडियम आयन चैनल आपका वर्क करने लग गया। अभी हमने पढ़ी ये चीज। तो यहाँ पे सोडियम आयन आपका इस ए साइड में आपका अंदर आ गया। ठीक है, अभी केवल इंपल्स कौन सी साइड पे बनी? ए साइड पे। सपोज हमने टर्म दे रखा है साइड ए साइड बी, हमने केवल टर्म दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ? ए साइड पे आ गया। अब ये क्या करेगा? आपका इसके अंदर मूव करेगा। अब ये कहाँ जाएगा? साइड ए टू साइड बी जाएगा। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है हमारे पास। या फिर इसको अगर मैं और सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज ये आपका यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका क्या वर्क कर रहा है? सोडियम आयन चैनल वर्क कर रहा है। ठीक है, सोडियम आयन अंदर आ गया, बाहर की तरफ कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। और अंदर की तरफ कैसा चार्ज आगे जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये आपकी क्या थी यहाँ पे? साइट है। लेकिन बाकी तो सब एज इट इज रहेगा ना, जैसे हमने रेस्टिंग फेज में पढ़ा था। बाकी तो सब एज इट इज रहेगा कि आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? आपके नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। अब जब ये आपका सोडियम आयन अंदर आता है, तो ये क्या करता है? एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करता है। ठीक है, तभी क्या करेगा? नर्व इम्पल्स आगे कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस चार्ज ने आपका आगे मूव किया। ये ए साइड थी, ये बी साइड थी, इसने क्या किया? आपका आगे की तरफ मूव किया। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? जब इसने आगे आपका मूव किया, ये ए साइड था, ये बी साइड था, तो ए साइड पे अब अंदर की तरफ कैसा चार्ज आना चाहिए? सोचो। हमने बोला कि आपका जो चार्ज था उसने ए से कहां की तरफ मूव किया? बी की तरफ मूव किया। तो सोचो ए में कौन सा चार्ज आना चाहिए हमारा? सोच लिया होगा हम सबने, कौन सा चार्ज आना चाहिए ए में? अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि उसका चार्ज कहां चला गया बेटा? बी साइड पे चला गया है ना। तो यहाँ बी पे कैसे चार्ज आ जाएगा बच्चा? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगेन आपका सेम रहेगा, बाहर पे पोलैरिटी इसकी जस्ट रिवर्स होगी। ए पे आपका बाहर पॉजिटिव आ गया, देन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो ये चार्ज क्या करते हैं? आपका एक साइड से दूसरी साइड पे आपको मूव करते हैं, ताकि नर्व इम्पल्स क्या हो सके? हमारी आगे कंडक्ट हो सके। तो यही बेटा हमारी एनसीईआरटी ने भी हमें समझाया था
ठीक है, इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने भी सेम चीज बोली कि आपका क्या हुआ था, जो मूवमेंट हुआ वो अब क्या हुआ, बी से आपका क्या हुआ, आगे की तरफ हुआ, ए से बी एंड बी से फिर वो फर्दर आपका आगे मूव करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा हम सबको, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा इन सारी स्टेजेस में हमें। ठीक है ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, आपकी इम्पल्स का कंडक्शन हुआ। ठीक, इम्पल्स आपके आगे आगे, स्टिमुलस, जब तक स्टिमुलस मिलता रहेगा तब तक इम्पल्स का कंडक्शन होता रहेगा। ठीक, अब स्टिमुलस मिलना बंद हो गया, मतलब अब हमें कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी तीसरी स्टेज यहाँ पे आ जाती है, दैट इज द रीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, अब कौन सी स्टेज आ जाएगी, आपकी थर्ड वन आ जाएगी, जो कौन सी है बेटा, आपका रीपोलराइजेशन स्टेट है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो हमारा सोडियम आयन के लिए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी थी वो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए रहती है, मतलब वो बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए, माइन्यूट सेकंड्स के लिए आपके लिए रहती है। ठीक है, एंड ये अगेन इस टाइम पे किसके लिए परमेबल हो जाएगी, पहले सोडियम आयन के लिए थी आपकी सेकंड फेज में, अब ये वापस किसके लिए परमेबल हो जाएगी, आपके पोटेशियम आयन के लिए वापस परमेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर आपका पोटेशियम आयन के लिए परमेबल हो गई तो पोटेशियम आयन मूव करेंगे ना, कहां से कहां मूव करेंगे, पोटेशियम आयन कहां ज्यादा है आपके, आईसीएफ में ज्यादा है, ईसीएफ में ज्यादा है, सोचो कहां ज्यादा होंगे पोटेशियम आयन, आईसीएफ में ज्यादा होंगे, तो पोटेशियम आयन कहां से कहां मूव करेंगे, दे विल डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन से बाहर मूव कर जाएंगे। ठीक है, यही चीज हमारे डायग्राम में भी दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ, आपके सोडियम आयन चैनल तो क्या हो गए बच्चा, क्लोज हो गए, लेकिन इस टाइम पे आपके क्या यहाँ पे खुल गए बेटा, जो हमारे पोटेशियम आयन चैनल है ये यहाँ पे क्या हो गए, ओपन हो गए, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेशियम आयन है वो आपका क्या होगा, आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में चला जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। इसीलिए हमने किसका यूज किया, चैनल का यूज किया, इसीलिए हमने पंप नहीं बोला, क्या बोला है, चैनल बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे एंड इससे ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, जैसा आपने पहली कंडीशन में पढ़ा था, पहली स्टेज में पढ़ा था, वैसे ही आपका ये वापस आ जाएगा एंड इसको हम यहाँ पे टर्म दे देंगे रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, हमने इसको यहाँ पे क्या टर्म दिया बेटा, रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो हमारा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन था उसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट फेजेस पढ़ी, पहली कौन सी थी आपकी, जल्दी से सोचो कौन सी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको आपने दूसरा टर्म क्या दिया है अपना, पोलराइजेशन, दूसरा क्या है बेटा आपका एक्शन पोटेंशियल, जिसको आपने क्या टर्म दिया था, डीपोलराइजेशन, और तीसरा क्या है आपका, रीपोलराइजेशन। अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन में आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसके अलावा वहां पे क्या वर्क कर रहा होगा, पंप वर्क कर रहा होगा, कौन सा पंप, सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कर रहा होगा। ठीक है, याद करते हुए चलो इसे। सेकेंड आपका क्या था, डीपोलराइजेशन था, डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल वर्क कर रहा था एंड इस टाइम पे कौन सा चैनल वर्क कर रहा है आपका, सोडियम आयन चैनल वर्क कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड स्टेट आती है बेटा आपका रीपोलराइजेशन, जिसमें कौन वर्क करेगा, आपका पोटेशियम आयन चैनल वर्क करेगा। तो याद हो गया हमें सारी स्टेजेस के साथ, है ना, कि कौन सी स्टेज में पंप वर्क करने वाला है और कौन सी स्टेज में कौन सा चैनल वर्क करने वाला है, ये हमने ऐसे ही समझ लिया। तो बेटा ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। जब हम क्लास लेते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेम टॉपिक हमारे पास लेके आते हैं कि आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया ताकि अब इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, आपको अब इसका कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, अपने लेक्चर तो इसका देख लिया, अब आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है और जो चीज बच्चे हमने यहाँ पे पढ़ी, मैक्सिमम लाइन ये आपकी एनसीईआरटी की ही है, ये सेम लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, अपना एनसीईआरटी को रीड आउट करना है, डायग्राम देखना है एंड फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप वो चैट बॉक्स पे अपना पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप सबका अब ये जो टॉपिक है हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये सबका अब क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।